So hello students, I am सुमित छेतीजा, योर फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम मोशन फाउंडेशन डिवीजन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर लाइट। बेसिकली फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर हमने जान लिया है प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के अंदर क्या रूल्स या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगते हैं, प्लेन मिरर के अंदर क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, बेसिकली क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, क्या क्या टर्म्स हैं जो स्फेरिकल मिरर के अंदर आने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था, क्या था, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था रे डायग्राम के ऊपर। रे डायग्राम को बनाने के लिए कम से कम 2 रेस की ज़रूरत थी और जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होंगी वहाँ इमेज बनेगी। हमने जाना था अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग इमेज बनता है इन द केसेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। डायरेक्टली मैं आपको बताऊं तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कितने कितने केसेस होंगे और फॉर्मेशन क्या क्या होंगी इमेजेस की। पहले पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर में, फिर पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। मैं चाहता हूं कि पिछले लेक्चर को इस लेक्चर में कंटिन्यू करें ताकि आप प्रॉपर नॉलेज गेन कर पाएँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम बहुत दूरी पे रखने से लेकर बहुत पास तक रखेंगे और ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है वो सब जानेंगे उसके बारे में। तो फर्स्ट जो केस बनेगा यहाँ पे when the object is placed at infinity then the image is formed at focus। पहले ये जान लो कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है। ऑब्जेक्ट को रखा गया है इन्फिनिटी पे। when the object is placed at infinity then the image is formed at the focus। फोकस पे बनने वाली है। तो भाई ये मुझे पता चल गया कि इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी कितनी दूरी है, इन्फिनिट तो आज तक इन्फिनिट हम ढूंढ ही नहीं पाए। आइंस्टीन सर नहीं ढूंढ पाए, न्यूटन सर नहीं ढूंढ पाए, बहुत बहुत बड़े साइंटिस्ट जो थे वो इन्फिनिटी को नहीं इलेबोरेट कर पाए कि इन्फिनिटी होती है। मैं मतलब बहुत दूरी का मतलब है सन मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा लाइट ईयर्स में या किलोमीटर्स में हमने उसको ढूंढ लिया। या कोई स्टार ढूंढ लेते हैं, वो स्टार जो है वो लाइट ईयर्स दूर है, या प्लैनेट है कोई मुझसे लाइट ईयर्स दूर है, तो वो इन्फिनिट है। तो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है तो वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा तभी मुझे दिख रहा है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता तो वो दिखता ही नहीं, इतना दूरी पे तो बहुत पॉइंट हो जाता और गायब हो जाता। बहुत बड़ा है इसलिए बहुत छोटा सा दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट होगा बहुत बड़ा, इमेज जो मेरी आंखों में या मेरी ब्रेन में बन रही है वो बनेगी बहुत छोटी। तो पहले केसेस जो मैंने आपको बताए थे कॉनकेव के बारे में जानेंगे। तो कॉनकेव मिरर ले आते हैं, ये बना दी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस। एफ जो है मेरा फोकस बनेगा और सी मेरा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो पी वहाँ गिवन है दैट इज पोल। कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर है, इन्फिनिट से आ रही है तो ऑब्वियसली इन्फिनिट से आती हुई जो रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं। पैरेलल रेज गिरा दी। और पैरेलल रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही थी, पिछले लेक्चर के एंड में मैंने बताया था आपको, फोकस पे इंटरसेक्ट हो रही थी। और अगर रियल में इंटरसेक्ट होते हुए दिख रही हैं तो वो क्या बनाएंगी, रियल इमेज बनाएंगी। 2 तरीके की इमेजेस पढ़ दी हमने, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बनती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे, जबकि जो रियल इमेज होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बनती है। यहाँ पे ये भी बोला जा सकता है मिरर के केस में, सिर्फ मिरर के केस में ध्यान रखें, स्पेशली फॉर मिरर्स, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ अगर इमेज बन रही है तो वो रियल इमेज बनाता है। तो ऑब्जेक्ट देखो मैंने कहा था बहुत बड़ा है, ये देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा, इमेज बनेगी बहुत छोटी सी। अगर स्टार बहुत बड़ा, सूरज बहुत बड़ा है तो उसकी इमेज बनती है बहुत छोटी सी। ठीक है, बन रही है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इन की पॉइंट्स को नोट डाउन कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे, इमेज बनी कहाँ पे, इमेज बनी फोकस पे। देखो फोकस पे ही बन रही है और रियल बन रही है ना, रियल बन रही है तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा हमारा, नेचर ऑफ इमेज आ जाएगा। अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं तो यहां पे नेचर ऑफ इमेज मेरा आ जाएगा क्या, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज रियल का बेस्ट फ्रेंड होता है इन्वर्टेड सर, इन्वर्टेड तो दिखनी बहुत छोटी सी इमेज है, डॉट पॉइंट साइज बन रही है। अब मैं कैसे मान लूँ इन्वर्टेड है। हाईली डिमिनिश्ड, इस पे तो मानते हो ना छोटी बन रही है, इस पे तो मानते हो रियल मानते हो, ये भी रियल में अपनों को रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं उसे बनते हैं ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं उसे कहते हैं इमेज। अगर रियल में इंटरसेक्ट होते हुए दिखे तो रियल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअली मिलते हुए दिखे, आते हुए अपीयर्स टू मीट होते दिखे तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज, तो रियल इमेज। अब रियल इमेज बन रही है तो उल्टी कैसे बन रही है सर? क्वेश्चन तो यहाँ बनता है कि इन्वर्टेड कैसे आ रही है। देखो यहाँ से ये इसका हेड है, मान लेता हूँ ए पॉइंट इसका हेड है और बी पॉइंट इसकी टेल है, ए डैश बी डैश। ए डैश ये सीधा गया, यहाँ से आते ही ये देखो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हुआ, यहाँ पे बन रहा है मान लेते हैं। बी डैश यहाँ से इसका फुट गया, पैर गए इसके, ये ऊपर गए और यहाँ जाके ये बन गए। तो ये इमेज ये बन रही है, उल्टी तो बन रही है। सर जो था वो यहाँ आ गया ए पे और जो पैर थे वो यहाँ आ गए बी पे। तो उल्टी हुई कि नहीं हुई इमेज? इमेज हो गई उल्टी, रियल का बेस्ट फ्रेंड हो गया इन्वर्टेड। दिमाग में डाल लो बच्चों कि रियल का बेस्ट फ्रेंड इन्वर्टेड हमेशा होगा। ऑब्जेक्ट की साइज छोटी बड़ी हो सकती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे तो धीरे धीरे करके हमको पता चल जाएगा कि इमेज कहाँ पे बनने वाली है। एक इसका स्पेशल चीज़ भी बताऊँगा कैसे इस चीज़ को याद करना है। तो ये केस समझ आ गया हो तो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ एक नोन डिस्टेंस होगा और नोन डिस्टेंस हमको पता तो है कितना है, एक फाइनाइट डिस्टेंस है, लेकिन कहाँ रखा गया है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इस पर अंधा विश्वास नहीं रखना है, प्रूफ भी करके देखेंगे क्या रियलिटी में इमेज यहीं बन रही है कि कुछ भी बता दे रहे हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर प्रकट हो गया, इसके आगे प्रिंसिपल एक्सिस ले आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये तो थी इन्फिनिटी और ऑब्जेक्ट रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, रख दिया भाई। इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आ गए, पता है ये डिस्टेंस कितनी है, ये मुझे पता है, इतना पता चल गया। अब पहली जो रेज आने वाली है बच्चों वो जाएगी पैरेलल। पैरेलल जाती है तो फोकस से पास आउट होती है और दूसरी जाती है फोकस के थ्रू। अगर फोकस के थ्रू जाती है तो पैरेलल आती है। पिछले लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको समझाए थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल मिरर। पैरेलल जाएगी तो फोकस के थ्रू निकलेगी और फोकस के थ्रू जाएगी तो पैरेलल आएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, नॉट इंसिडेंट रे। ये तो मिल तो यहाँ पे भी रही है, मिल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे रही है बच्चों। दोनों रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए, दोनों रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए। अगर दोनों रिफ्लेक्टेड मिल रही हैं तो वहाँ पे बनेगा अपना इमेज। इमेज बनेगा कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो भाई यही लिखा था क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब वापस जान लेते हैं की पॉइंट्स। ऑब्जेक्ट रखा था मैंने इन्फिनिटी और सी के बीच में, इन्फिनिटी और सी के बीच में। जो मेरी इमेज बनी वो बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा दिख रहा है और इमेज थोड़ी छोटी दिख रही है, तो डिमिनिश्ड कहेंगे इसको। तो रियल, क्योंकि रियल में मिलती हुई दिख रही है रिफ्लेक्टेड रेज। नेक्स्ट, रियल का बेस्ट फ्रेंड इन्वर्टेड उल्टा भी हो गया भाई। अब तो यहाँ तो सिद्ध हो गया, प्रूफ दिख रहा है भाई, सर के पास प्रूफ है कि सीधे के उल्टा बन गया। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इमेज जो है वो थोड़ी छोटी बन रही है। समझ में आया? नेक्स्ट जो फॉर्मेशन बनने वाली है बच्चों वो बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब ऑब्जेक्ट हम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई कैसे बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे ऑब्जेक्ट को, मैंने पिछली बार कहा था थोड़ा धक्का दिया, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बीच में रखी थी मैंने, और आगे धक्का दिया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, रख दी भाई सी पे। फिर इमेज भी उसने बोली कैसी बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, रख लेते हैं भाई। तो तीसरी बार जो मुझे उसने बोली साइज और नेचर बता दो, साइज और नेचर जो था रियल इन्वर्टेड एज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे मान लूँ? पिछले केसेस में तो रे डायग्राम दिया था, फिर मैं ये की पॉइंट्स बता रहा था, लेकिन अब की पॉइंट्स बताएं और फिर मैं आपको रे डायग्राम बता रहा हूँ। पेपर में कुछ भी हो सकता है, पेपर में हो सकता है आपको की पॉइंट्स बोल दिए गए हों और बोला जाए कि रे डायग्राम बना दो, या तो रे डायग्राम दिया गया हो और उसमें बोल दे कि आपको की पॉइंट्स बताने हैं। उल्टा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, उल्टा केस भी लगा के। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज प्रकट करो, ऑब्जेक्ट आ गया, पैरेलल रे जाएगी तो फोकस के थ्रू पास होगी और फोकस के थ्रू पास होगी तो पैरेलल जाएगी। देखो इसकी अगर 25 सेंटीमीटर हाइट है तो इसकी भी 25 सेंटीमीटर हाइट होने वाली है। सिंपल सी बात है भाई, इक्वल। अभी तक कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में आई हों तो ठीक है, कुछ क्लू लगा हो कि इन रे डायग्राम के अंदर सर कुछ बताने का कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं लगा तो आगे बताते हैं, ऑब्जेक्ट को और आगे धक्का दे देते हैं।
सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेरा फोकस। पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी तो रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? यहाँ पे मैं रखूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस का मतलब कैपिटल एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब सी, देन द ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो फॉर्म होगा कहाँ पे? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। केसेस कुछ उल्टे होते हुए नहीं दिख रहे? वापस से मैं समझाना चाह रहा हूँ, की पॉइंट्स दे दिए तो रे डायग्राम बना जा सकता है। ऑब्जेक्ट रखा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इमेज बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, और नेचर ऑफ साइज जो नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज जो होगा रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इमेज बड़ी होती जा रही है क्या? पहले इन्फिनिटी से आ रहा था तो इमेज बनी थी बहुत छोटी, थोड़ा आगे किया तो इमेज बनी थोड़ी सी बड़ी, थोड़ा और आगे आया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो हो गई इक्वल साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज बढ़ गई और बड़ी, एनलार्ज्ड। बना के देखो कैसा होता है। दो ही रे, वापस दो रे भाई, लाओ ऑब्जेक्ट, एक जाएगी पैरेलल, पैरेलल तो फोकस के थ्रू शटाक, दूसरी जाएगी यहाँ, तो यहाँ जाने के बाद पैरेलल ऑब्जेक्ट को प्रकट करो भाई। ये देखो ये था 5 सेंटीमीटर का, ये आएगा 20 सेंटीमीटर का। ये नंबर मैं सिर्फ आइडिया के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कंपलसरी 5 का 20 होगा। अलग अलग मैग्निफिकेशन हो सकते हैं। मैग्निफिकेशन नाम की जो चीज़ है वो आगे अभी आएगी, उसके बारे में सोच के रखना। मैग्निफिकेशन नाम की चीज़ आने वाली है, इसी लेक्चर में आने वाली है, तो दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहें। अब क्लिक करूं, अब बताऊं वो जो हिंट है जो मैं बताने वाला था। ऑब्जेक्ट को आगे धक्का देता जा रहा हूं तो इमेज पीछे आती जा रही है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज जो थी फोकस पे थी। ऑब्जेक्ट आया यहाँ पे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, तो इमेज फोकस से मूव होके बीच में आ गई, यहाँ पे आ गई थी। ऑब्जेक्ट आया सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज आ गई फिर पीछे, यहाँ पे इमेज बन गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट आया और आगे तो इमेज बड़ी और पीछे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो नोन है वो है मेरा फोकस। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दूं तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी? दिमाग में चल रहा है, कुछ आइडिया आ रहा है? अगर ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। क्या फर्स्ट केस का उल्टा हो गया ये कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज बन रही थी? अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज बन जाएगी। उल्टा है। फोकस से गई हुई कोई भी रे ऑब्वियसली स्ट्रेट पास होती है। बना के दिखा दो भाई। ये देखो बहुत बड़ा सा आ गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस आ गया, ऑब्जेक्ट भी फोकस पे खड़ा कर दिया, पैरेलल मारा तो ये फोकस से गई। दूसरी रे कहाँ है? दूसरी रे ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई थी, 90 डिग्री बनाई सरफेस के साथ, रिट्रेस बैक कर ली खुद के पाथ को। ठीक है, अगर रिट्रेस बैक कर रही है तो रिट्रेस बैक करने के वजह से ये कभी भी मिलते हुए नहीं दिख रही। पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ये। पैरेलल बीम ऑफ लाइट होने की वजह से हम मान लेते हैं इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे स्टार या कोई भी सन या कोई भी प्लैनेट, तो वहाँ से आती हुई दिख रही है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है की पॉइंट्स के अंदर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट रखा है मेरा फोकस पे, इमेज रखी है मेरी कहाँ? इन्फिनिटी पे, और बहुत दूर बन रही है तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा। क्योंकि फर्स्ट केस में भी हमने यही माना था कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है इसलिए पैरेलल रेज आ रही हैं, और बहुत छोटी सी इमेज बन रही है। बहुत छोटा ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो रियल, इन्वर्टेड, इन्फाइनाइटली लार्ज। सर जो गया वो पैर बन गया, और जो दूसरी चीज़ थी वो यहाँ पे आ गई, नीचे आ गई। इन्फाइनाइटली लार्ज, इमेज और बड़ी होती गई है, ऑब्जेक्ट आगे गया, इमेज और पीछे आ गई, इन्फाइनिटी पे पहुँच गई। अब जो नेक्स्ट केस डिस्कस करने वाला हूँ वो वेरी स्पेशल केस है। स्टार मार्क कर लो इस पर, बादल बना लो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाईलाइट कर लो, इस तरीके जैसे भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यही इकलौता केस है जहाँ पे बच्चे आगे उलझ जाते हैं। कैसे उलझ जाते हैं? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। भाई लास्ट केस है, पोल और फोकस पे रखते हैं तो इमेज जो बनती है ये बनती है कैसी? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। वर्चुअल इरेक्ट या वर्चुअल इरेक्ट। जैसे रियल का फ्रेंड क्या था? इन्वर्टेड, वैसे वर्चुअल या वर्चुअल का फ्रेंड है हमारा इरेक्ट। ये वर्चुअल और इरेक्ट अपन ने जो चीज़ है ये प्लेन मिरर में पढ़ी थी। कैसे? मेरी जो इमेज है प्लेन मिरर के अंदर वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, एज इट इज़ मेरे साइज की बन रही है। लेकिन वर्चुअल मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बन रही थी। डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करी थी मैंने ये।
ठीक है, तो समझ में तो आ गया होगा ये आपको कि वर्चुअल इरेक्ट नाम की चीज़ क्या है। लेकिन कॉनकेव मिरर में ये इकलौता केस है जिसके अंदर हमको पता चल जाता है कि भाई मेरी जो इमेज है वो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगी, और सभी केसेस में रियल इन्वर्टेड, डिमिनिश, एक्सट्रीमली डिमिनिश, लार्ज एंड लार्ज, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, ये इकलौता केस है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट बन रही है। तो भाई ले आओ, आगे बना दो, बना दिया। तो आगे रखा ऑब्जेक्ट, फोकस और पोल के बीच में, ये तो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ से वापस ही आगे बढ़ जाएगा। दूसरी रे जो आएगी वो स्ट्रेट जाएगी, फोकस के थ्रू पास होगी। अब ये हैं, ये देखो, अगर ये ऐसा आता जाए तो ये पूरा का पूरा आते आते बढ़ता जा रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस ये देखो, तो ये डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है। डाइवर्जिंग मतलब फैलती हुई, डाइवर्जिंग। पीछे की तरफ बढ़ा देता हूँ, ऐसे तो मिलने से रही, रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट होंगी, वहीं पे तो इमेज बनेगी ना। इंटरसेक्ट जहाँ होंगी, इंटरसेक्ट करा दी मैंने वर्चुअली पीछे एक्सटेंड करके, तो बनी लार्ज, ऑब्जेक्ट रहा इतना सा और इमेज बनी इतनी बड़ी। ठीक है, जैसे छोटी सी चीज़ की इमेज बहुत बड़ी, जैसे एक प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर एक छोटी सी फिल्म चला रहा है लेकिन अपने को स्क्रीन पे कितनी बड़ी दिखती है, वैसे ही वो पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं होता। बट यही चीज़ दिमाग में रखें कि भाई ये पहला और वेरी स्पेशल केस है, इसे कहते हैं स्पेशल केस। इस स्पेशल केस के अंदर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ? ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस और पोल के बीच में। सेकेंडली इमेज आती है कहाँ? बिहाइंड द मिरर, इसलिए वर्चुअल नाम की चीज़ यहाँ एग्जिस्ट करती है। वर्चुअल का बेस्ट फ्रेंड इरेक्ट भी यहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और थर्डली नेचर और साइज क्या होता है? वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज। बड़ा हो गया क्या इमेज? हो गया सर, बिल्कुल होगा ही होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस कॉनकेव मिरर को हम डे टू डे लाइफ में बहुत यूटिलाइज करते हैं, बहुत देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हम नोटिस नहीं करते कहाँ कहाँ यूजेस आते हैं इस चीज़ के, हम देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन द टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। चाहे आपकी स्कूटी हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो साइकिल के आगे लगी हेडलाइट हो, अगर आपकी साइकिल में है तो वो जो ऐसे जलते हुए दिखती है ना, वो कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर वहाँ लगाया गया है। पीछे तो देखा होगा ऐसे मुड़ा हुआ सा एक मिरर लगा होता है, रिफ्लेक्टर टाइप का, बीच में बल्ब होता है या एलईडीज हो गई अब, तो उस चीज़ को यूटिलाइज किया जाता है अपनी व्हीकल्स में, अपने सर्च लाइट्स में और टॉर्चेस में। सेकेंडली, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द फेस। आपका मेकअप करने के लिए यूटिलाइज होता है। अगर लड़की हो और लड़के हो तो यहाँ पे आपका मेकअप या आपकी शेविंग करने के लिए मिरर्स यूज़ किए जाते हैं, ताकि आपको कट ना लग जाए, प्रॉपर ट्रिमिंग या प्रॉपर शेविंग आपकी यूटिलाइजेशन हो पाए, प्रॉपर मेकअप आपका पूरे फेस पे हो पाए। थर्डली, डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। कभी डेंटिस्ट के पास गए हो? अगर गए हो तो ठीक ही है, और नहीं गए तो बहुत अच्छी बात है, जाने की नौबत ना आए। तो वो ऐसा सा एक मिरर आपके माउथ के अंदर डालता है, ताकि आपके माउथ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो देख पाए, जो भी आपके टीथ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, कैविटी है, कुछ और है, उसे देख पाए और उसको सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दिखता एक प्लेन मिरर है, होता ये कर्व्ड मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर होने की वजह से इसका जो सरफेस है वो आपको अंदर का सरफेस डॉक्टर को दिखा देता है, और यहाँ पे जो कर्वेचर होता है, जो इसका टर्निंग होता है, जो ये कर्वेचर माना जाता है, ये कर्वेचर नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब बहुत छोटा होता है, तभी ये अपने को क्या होता है, दिखता है स्ट्रेट है, होता ये कर्व्ड है। ठीक है, लास्ट पॉइंट होगा, लार्जर कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट सनरेज ऑन अ पॉइंट टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड हीट इन अ सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस नाम से मतलब एक सोलर कुकर, अगर आपने बचपन में देखा हो ईवीएस अपने एनवायरमेंटल की बुक के अंदर, जनरल नॉलेज की बुक के अंदर, तो ऐसा क्या होता है, इसमें फूड बनाते हैं अपन, और यहाँ पे क्या होता है, एक डिश लगी होती है ऐसी सी, अंदर बहुत चमचम होती है, इसमें चमक होती है, तो सनरेज जब इस पर गिरती हैं तो ये कंसनट्रेट कर देती है इसके ऊपर, और जो फूड होता है यहाँ ये पकना चालू कर देता है, चाहे चावल हो चाहे कुछ और हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर अमृतसर में प्रेजेंट हमारा गोल्डन टेम्पल। वहाँ पे जितने भी फूड बनता है उसको बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुक किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ सोलर फर्नेस। आपके घर पे किसी किसी लोगों की छत पे अपने सोलर पैनल्स लगे होंगे,
जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वैसे ही हम हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। अब एक एनिमेशन की हेल्प से देखो कि अगर एक बच्चा आपके जैसा ही कुछ एक स्टार को देखने की कोशिश कर रहा है, बहुत दूर किसी प्लैनेट को देखने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ क्या, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की मदद से वो देखने की कोशिश कर रहा है। अब वो टेलीस्कोप की मदद से देखने की कोशिश कर रहा है तो वो देख तो लेता है, लेकिन उसके अंदर वर्किंग क्या चल रही है टेलीस्कोप के अंदर। जूम इन करा, अब हटाओ इसको भी, ये देखो इसके अंदर लगा है कॉनकेव मिरर। तो जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस पे गिर रही हैं तो ये कर रहा है क्या, कन्वर्ज। ये आ रही हैं तो ये कर रहा है कन्वर्ज। और जब भी आप आईपीस से यहाँ से देखो, आईपीस से यहाँ से देखो, या यहाँ पे आपका आईपीस लगा होगा, यहाँ से देखोगे तो आपकी जो इमेज है वो बहुत छोटी बनती है, जबकि वो प्लैनेट या सन जो है या कुछ भी स्टार है वो है बहुत बड़ा। इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट जो है, इनफाइनाइट से आता हुआ, वो बनता है फोकस पे उसकी इमेज। फर्स्ट केस ऑफ कॉनकेव मिरर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ें, बोलो हाँ कि ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। टोटल हमने 6 केसेस पढ़े हैं कॉनकेव मिरर के अंदर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पढ़ेंगे सिर्फ 2 केसेस। क्यों, टोटल 8 ही केसेस होते हैं भाई, ज़्यादा पढ़ के क्या करोगे। देयर आर ओनली 2 पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर शोइंग द इमेज फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। एक तो होता है इन्फिनिटी पे, दूसरा होता है एक फाइनाइट डिस्टेंस पे। अलग अलग पॉइंट्स पे नहीं रखते, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे रख के बीच में रख दो, फोकस पे रख दो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही पोजीशंस होंगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। पोल से थोड़ी सी दूरी पे होगा, वो हमको पता होगा। बिसाइड द पोजिशंस आर नॉट पॉसिबल बिकॉज द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो है वो वर्चुअल साइड पर आ जाते हैं, मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड पे नहीं आते, पीछे की तरफ चल जाते हैं, तो वो वर्चुअल है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। आते हुए दिखती है वहाँ से रे, तो आती हुई दिखती है, तो अगर आप ध्यान देंगे उस चीज़ को, तो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, भूत एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसको पकड़ के कैसे लेके आ जाऊँ, कैसे लाऊँ, नहीं पॉसिबल है। तो आगे ले आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के 2 पोजीशंस। पहले लाए कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारा रखा इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे होता है तो दिमाग चलता होगा क्या, पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी तो फोकस पे जाएंगी, जाएंगी बिल्कुल जाएंगी भाई। कैसे जाएंगी, बना के दिखाओ। पैरेलल रेज आई यहाँ पे तो डाइवर्ज हो रही हैं सर, फोकस तो बहुत दूर है। ये पैरेलल रेज आई यहाँ पे डाइवर्ज हो रही हैं सर, ये जिंदगी में नहीं मिलने वाली सर, ये इस तरीके से आगे बढ़ती जा रही हैं और ये डाइवर्ज हो रही हैं, इनका डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कभी मिलने से तो रही, रिफ्लेक्टेड रेज कभी मिलने से तो रही। मैं कह रहा था कि वर्चुअल साइड पे होता है फोकस, अगर पैरेलल रेज आती हैं तो वर्चुअल साइड पे मिलती हैं भाई। एक्सटेंड किया तो क्या ये फोकस बन जाएगा क्या मेरा, और जिसे कहेंगे वर्चुअल फोकस या वर्चुअल फोकस। अब नीचे वाली तरफ से भी रेज लाके देखते हैं भाई, ये भी डाइवर्ज हो रही है, नीचे से भी और एक्सटेंड करो पीछे वर्चुअल साइड पे, तो इसका नाम दिया जाएगा वर्चुअल फोकस या वर्चुअल फोकस, और पीछे की तरफ मिलते हुए दिखेंगी। पैरेलल रेज हमेशा फोकस पे मिलती हैं, नहीं तो मिलती हुई दिखती हैं। अपीयर्स टू मीट और दे रियली मीट। अगर इफ दे रियली मीट इट फॉर्म्स अ रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, एंड इफ दे आर अपीयर्स टू मीट दे फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। और पीछे की तरफ इस तरफ ऑब्जेक्ट था, इस तरफ इमेज आ गई, एक तरफ ऑब्जेक्ट मिरर के और दूसरी तरफ इमेज आ जाए तो उसे कहेंगे हम वर्चुअल इमेज। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे, इमेज बनी फोकस पे बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर बनने की वजह से वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल का बेस्ट फ्रेंड मैंने आपका बताया था इरेक्ट होता है, हरा हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो जब इन्फिनिटी पे है तो होगा बहुत बड़ा, लेकिन जो इमेज मेरी आ रही है बच्चों वो क्या आ रही है, यहाँ पे बहुत छोटी सी आ रही है, बहुत छोटी सी आ रही है। अब सेकेंडली जो केस बनने वाला है वो मेरे को फाइनाइट डिस्टेंस पे रखना है, पोल और फोकस के बीच में कहीं तो भी रख देता हूँ। डिस्टेंस भाई ज़रूरी नहीं है पोल और फोकस, और दूर भी रख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई यहाँ पे पोल और किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया, तो यहाँ से पहली जो रेज आएगी वो तो पैरेलल जानी चाहिए, पैरेलल जाके पीछे की तरफ भाग जाएगी, ठीक है, ऐसा तो होना ही होना चाहिए भाई। तो पहली रह गई, ये जाके पीछे भाग गई भाई, एंगल दूसरा था, ये भाग गई। तो ये कहाँ पे मिलेगी, पैरेलल रे फोकस पे मिलती है, और दूसरी जो रे है वो आ रही है वो कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती हुई दिख रही है। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, इंटरसेक्ट यहाँ हो रही हैं, तो मेरा ऑब्जेक्ट भी यहीं आएगा, इमेज भी यहीं आएगी। O फॉर होता है मेरा ऑब्जेक्ट,
और I4 होता है इमेज। ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है छोटी, तो कहेंगे डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। एक तरफ ऑब्जेक्ट मिरर के और इमेज जो है दूसरी तरफ है, तो ऑब्वियसली वर्चुअल या लाइंस को देख के आप बोल सकते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा गया फ्रॉम अ फाइनाइट डिस्टेंस या इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं पे। हमारा जो इमेज बना वो बना पोल और फोकस के बीच में बिहाइंड द मिरर। देखो भाई सही भी बोल रहा है कि नहीं, तो पोल यहाँ कहीं होगा और उसके बाद फोकस के बीच में कहीं तो भी बन रहा है, और बिहाइंड द मिरर इसका मतलब है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। 6 और 2 8 केसेस हमने पढ़ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके यूजेस भी जान लेते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर को हम डे टू डे लाइफ में देखते आ रहे थे, वैसे कॉन्वेक्स मिरर को भी आप डे टू डे लाइफ में देखते हुए आएंगे। क्या यूजेस हैं हमारे? इट इज़ यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। भाई गाड़ी तो सब चलाते हो गए, 10th में आ गए हो, मतलब बेसिक गाड़ी तो पता होगी या घूमते होंगे अपने घर वालों के साथ। तो अगर हेडलाइट्स हैं तो कॉनकेव मिरर, और रियर व्यू मिरर है पीछे, आगे की तरफ देखना है तो कॉनकेव मिरर, पीछे की तरफ का देखना है तो कॉन्वेक्स मिरर। मेनली क्या होता है, ये बहुत बड़े एरिया को बहुत छोटे से एरिया के अंदर हमें दिखा देता है, और इस पर लिखा भी होता है क्या, द इमेजेस अपीयर इन द मिरर आर नियरर देन दे अपीयर। भाई ऑब्जेक्ट्स हो सकता है ज़्यादा अपीयर भी हो, पास में हो भी हो, पास में वो बहुत बड़ी फील्ड ऑफ व्यू को बहुत छोटी सी जगह में दिखा रहा है। फील्ड ऑफ व्यू मतलब बहुत बड़े एरिया को बहुत छोटी जगह में दिखा देना। इट इज़ यूज एज रिफ्लेक्टर इन द स्ट्रीट लाइट्स। स्ट्रीट लाइट्स के अंदर देखो, जब ये बुझी हुई है तो जब ठीक है, लेकिन जब खुल रही है, जब लाइट चालू हो रही है, तो ये पूरे के पूरे एरिया को एनलाइटन कर दे रही है, कन्वर्ज कर रही है, पूरी लाइट को फैला दे रही है। एक नोट है, अ प्लेन मिरर इज नॉट यूजफुल एज अ रियर व्यू मिरर बिकॉज इट्स फील्ड ऑफ व्यू इज वेरी स्मॉल। प्लेन मिरर के अंदर उतना ही दिखेगा जितना उसके सामने है, उससे बड़ा नहीं दिखेगा। जबकि अपनी गाड़ी में देखोगे तो बहुत बड़ा एरिया, उतना एरिया गर्दन निकाल के पीछे देखोगे तो बहुत देर लगती है, उतना सा मिरर हमको बहुत बड़ा एरिया बता देता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन नाम की चीज़ क्या है, साइन की क्या ज़रूरत है यहाँ पे? साइन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो नापा जाता है, मेजर किया जाता है कितने डिस्टेंस पे है। इमेज जो भी वो भी मेजर करी जाती है कितने डिस्टेंस पे है। ऐसी ऑब्जेक्ट की हाइट भी मेजर करी जाती है। प्लेन मिरर के केस में तो हमें सेम हाइट सेम डिस्टेंस मिल रहा था, पर स्फेरिकल मिरर के केसेस में हमने देखा कि अलग अलग डिस्टेंस मिल रहा है, अलग अलग हाइट मिल रही है ऑब्जेक्ट की। तो ये हाइट और डिस्टेंस को हमें पता करने के लिए भाई हमको इन चीज़ों को, ये साइन कन्वेंशन को पढ़ने की ज़रूरत है। साइन को पढ़ने की ज़रूरत है, साइन कन्वेंशन को पढ़ने की ज़रूरत है। तो साइन कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होने वाला है ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ। थोड़ी सी देर रुक जाओ, थोड़ा सा पहले थ्योरी पढ़ लो। वाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से डील करते हुए जब कहाँ स्फेरिकल मिरर्स के केस में हम आ जाते हैं, वी शैल फॉलो द सेट ऑफ साइन कन्वेंशन कॉल्ड न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को हमको फॉलो करना पड़ता है जिसका नाम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी दिया गया है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरह काम करता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते क्या हैं, भूल तो नहीं गए, 9th में पढ़ के आए थे कि ये होता है ओरिजिन, इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ जाता है, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाता है, इस तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस आता है और इस तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस आ जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमको पता हैं। इसको ओरिजिन कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है, कौन सा, पॉलिनोमियल मैथ्स के अंदर सेकंड, तो अपने को पता चल गया होगा एब्सिसा और ऑर्डिनेट नाम से अपने की इन एक्सिस के नाम बदल गए हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही मेजर किया जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को फॉलो करके कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन नाम से बड़ा नाम हो गया, फर्क नहीं पड़ता, चीज़ वही है। अब जो मेजरमेंट होगा सारा का सारा पोल से किया जाएगा। पोल को ओरिजिन माना जाता है। द पोल इज टेकन एज ओरिजिन। पोल को जो है वो ओरिजिन माना जाता है, मतलब ओरिजिन 0,0 पे ले लिया जाएगा। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर इज टेकन एज एक्स एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसे कहा जाता है एक्स एक्सिस। सबसे पहले एक्स एक्सिस ही रखते हैं ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो भाई नाप लेते हैं, कैसे नापेंगे, क्या करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें नाप लेते हैं। लाओ भाई कॉनकेव मिरर लगा दो प्रिंसिपल एक्सिस, जिसका नाम हमने एक्स एक्सिस भी रखा था। अब हमने हमेशा ये ध्यान दिया था कि जो लाइट है वो लेफ्ट से ही आ रही है, ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट में रखा गया, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट भी यहाँ है। अगर इस पे यहाँ पे पोल आ जाता है बच्चों, तो डिस्टेंस टूवर्ड्स राइट जो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस बताया था, तो ये हो जाता है पॉजिटिव। ऐसे ही अगर पोल से मैं लेफ्ट में जाऊँ तो ये हो जाएगा नेगेटिव।
अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, ऊपर रखा जाएगा तो ये मेरा y कोऑर्डिनेट में 0 हो जाता है। ये 0,0 ही तो है, ओरिजिन है मतलब 0,0 है। अगर y एक्सिस मेरी यहाँ पे 0 है, ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव y एक्सिस होगी, पॉजिटिव y एक्सिस। सिमिलरली अगर नीचे लेके आ जाऊं तो नीचे आते से ये हो जाएगी नेगेटिव y एक्सिस। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसको समझ के अच्छे से लिख लो भाई कॉपी के अंदर, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो अगला टॉपिक जो है, जो कि मिरर फार्मूला, उसके आगे आने वाले लेंसेज, लेंस फार्मूला या कुछ भी मैग्निफिकेशन है, पावर ऑफ लेंसेज या कोई भी अगला टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है। सारे के सारे आंसर्स आपके गलत आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है इस चैप्टर में। इस पॉइंट से दिमाग लगा लो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे अगर अगला आए तो वो है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या कहता है भाई? मिरर फार्मूला यहाँ पे ये कहता है कि अगर मिरर यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस सब हमने रख दिया है कि कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट रखने के बाद मैंने पहली जो लाइन पास हो रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, दूसरी जो लाइन है वो स्ट्रेट जा रही है, तो फोकस से पास ऑन हो रही है। दोनों मिलते हुए तो मुझे नहीं मिल रही और ये डाइवर्जिंग अलग लग रही हैं कि भाई इनका डिस्टेंस जो है यहाँ पे कुछ था और यहाँ पे इनका डिस्टेंस और बढ़ गया है, आगे जाके और बढ़ जाएगा। वर्चुअली बना दो भाई, एक्सटेंड कर दो, पीछे की तरफ बन गया, पीछे की तरफ बन गया, तो क्या ये स्पेशल केस ऑफ कॉनकेव मिरर बन गया? स्पेशल केस ऑफ कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज के बनने से वहाँ पे हमको पता चल जाता है कि ये स्पेशल केस है, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में एक ही जगह आती है ये, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। स्फेरिकल मीडियम, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना चाहूँ तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से कितना दूर रखा गया है, ये देखो पोल से कितना दूर ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू से डिफाइन करा जाता है, ये देखो यू से। ऐसे ही इमेज कितना दूर रखी गई है पोल से, इसे कहेंगे इमेज डिस्टेंस, इसे वी से डिफाइन किया जाएगा, स्मॉल वी। देखो स्मॉल वी इमेज डिस्टेंस, पोल से देखा जाएगा फ्रॉम द पोल टू द मिरर टू द इमेज, ठीक है। थर्डली भाई इस चीज़ के बारे में तो अपन जानते हैं, स्मॉल एफ ये होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। 3 चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से तो अपन फ्रेंडली हैं, पीछे लेक्चर में ही पढ़ा है, बार बार आ रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, और इमेज डिस्टेंस कितनी दूरी पे इमेज रखा है या इमेज बनेगा पोल से। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स के केसेस में बराबर बनते हैं। जो साइन कन्वेंशन होता है वो भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स के केसेस में बराबर होता है, साइंस उसके बराबर माने जाते हैं। जो मेरा मिरर फॉर्मूला है वो कहता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 बाय यू। देखो यू वी, पहले ऑब्जेक्ट आएगा तभी तो इमेज बनेगी, तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये मेरा अपना फॉर्मूला हो जाएगा, मिरर का फॉर्मूला, जहां पे यू वी और एफ इनको हमको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से काम करना है। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है बच्चों मेरा क्या है? साइन कन्वेंशन ही तो है। साइन कन्वेंशन क्या था? मिरर के राइट साइड पे पॉजिटिव, मिरर के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। मेनली जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट में रखा जाता है, लेफ्ट टू राइट ही उसकी इंसिडेंट होती है, उसकी जो लाइट आ रही होती है। समझ में आ गया हो? इनके हिसाब से यू वी एफ लेंगे, लेफ्ट में रखा गया है ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव यू हो जाएगा, लेफ्ट में रखा गया है फोकल लेंथ कॉनकेव के केस में होता है वो नेगेटिव एफ हो जाएगा। राइट में है फोकल लेंथ या फोकस हमारा तो पॉजिटिव फोकस या फोकल लेंथ हो जाएगी। दिमाग रखा जाए, ऑब्जेक्ट जहां रखेगा वहीं इमेज अलग अलग जगह पे बनेगी, उस हिसाब से हम यू वी एफ की साइंस डिजाइन करेंगे। अगला जो टॉपिक आएगा बच्चों दैट इज मैग्निफिकेशन, जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग से बताया जा रहा था। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है अपन घर में मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं या कुछ भी अपन ने स्कूल में यूटिलाइज किया होगा किसी भी छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए, बुजुर्ग लोग यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब है किसी छोटी चीज को बड़ा देखना। अब हमेशा अभी तक तो ये डेफिनेशन काम कर रही थी मेरी, पर अब ये डेफिनेशन काम करना बंद हो जाएगी। जरूरी नहीं है छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा ही हो जाए।
छोटा ऑब्जेक्ट छोटा भी रह सकता है, बड़ा ऑब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है, छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, मतलब छोटी बड़ी हो गई, बड़ी छोटी हो गई, और इमेज बराबर भी होगी ऑब्जेक्ट के। हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो एब्सोल्यूट सेम साइज बनती है इमेज की। When the magnification produced by spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object, कि भाई ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज की साइज कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, क्या बराबर है, ये चीज हमें बताती है मैग्निफिकेशन। तो भाई कैसे बताएगी ये चीज? इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने बताया कि भाई हाइट ऑफ इमेज हमेशा इमेज से कंपेयर किया जाएगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। एक फॉर्मूला चीज होती है जिसको हम देखते हैं, ये पहले तो जान लेते हैं कि ये स्मॉल m से रिप्रेजेंट होती है, मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्निफिकेशन दैट इज स्मॉल m इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो इसको हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। क्या बस यही एक फॉर्मूला है, दूसरा कोई केस नहीं है? अगर मैं कहूँ कि दूसरा केस है तो मानोगे? तो यहाँ पे ये देखो और चमका तो एक और केस है कि अगर अपने को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दे दिया जाए, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह हमें दे दिया जाए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u एंड द इमेज डिस्टेंस दैट इज v, तो इस चीज को हम यूटिलाइज करके भी निकाल सकते हैं क्या? मैग्निफिकेशन निकालो भाई। इट कैन बी एक्सप्रेस, ऐसा नहीं मैग्निफिकेशन का स्मॉल m बदल जाएगा इस केस में, ये भी स्मॉल m ही रहेगा अभी भी। तो स्मॉल m जो है वो v अपॉन u होगा। नहीं भैया, यहाँ एक माइनस लगा हुआ है, ये हो जाएगा माइनस का v अपॉन u हाइट ऑफ, जिसको ये अपना जो होता है इमेज डिस्टेंस होता है, तो ये अगेन हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या तो ये फॉर्मूला लगाओ या तो ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर दोनों से आएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। धीरे धीरे करके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उनके साथ अपन को समझ में आ जाएगा कि भाई करना कैसे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, आंसर्स कैसे आएंगे। डरना मत, अभी नोट्स बनाते चलो, यही नोट्स आपके रिवीजन में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे, और आपके नोट्स ही आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दूसरे दोस्त के लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक नोट दिया गया है मुझे यहाँ पे, क्या कहता है ये नोट? पुट द करेक्ट साइंस ऑफ नॉन वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। मैंने बताया साइन कन्वेंशन अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उसके हिसाब से मैग्निफिकेशन, मिरर फार्मूला, आगे आने वाली और भी चीज़ें आपको यूटिलाइज हो जाएंगी, आपको हेल्प करेंगी। तो ये चीज़ जो भी नॉन वेरिएबल है, आपको वेरिएबल गिवन होंगे क्वेश्चंस के अंदर, उनके साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही वैल्यू पुट करें। Do not put the sign of an unknown variable, the sign will be automatically comes up during the calculation। कोई unknown variable है, कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू पूछी गई है या बताई नहीं गई है, तो उसका साइन प्लस माइनस या पॉजिटिव नेगेटिव आप डिसाइड मत कर लेना पहले से कि अरे नहीं मैंने बोला, दोस्त ने बोला तो मैं मान लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई उसकी जो भी वैल्यू है एट द एंड ऑफ कैलकुलेशन आपको पता चल जाएगा कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कुछ भी है। अब मैं कहूँ कि मैग्निफिकेशन यहाँ ख़त्म होता है और मैग्निफिकेशन दी एंड हो गया, तो ये गलत है। मैग्निफिकेशन के कुछ और केसेस बनते हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हमको पता चल जाता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशन है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू, सिर्फ अगर क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है 1 लेस देन 1 मोर देन 1, तो ये सब चीज़ों से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रिलेशन रहेगा। Magnitude of magnification of a mirror gives the information about the size of image relative to the object। ऑब्जेक्ट के सापे से या ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज की साइज कितनी बड़ी होगी, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन देख के बताया जा सकता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक नंबर होता है। मैग्नीट्यूड इज ऑल अबाउट अ नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वही देख के आप बता सकते हो क्या कि भैया ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन है। तो लाते हैं कॉनकेव मिरर लाए, ये देखो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या है, बराबर दिख रही है। अगर मैग्निफिकेशन मुझे दे रखा है m इज इक्वल्स टू 1, तो इस केस में हो जाता है हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये मेरा आएगा 25 सेंटीमीटर, तो ये भी आएगा 25 सेंटीमीटर। और ये केस कहाँ होता है? कॉनकेव मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, बार बार वो केसेस आपके सामने आ रहे हैं, वो दिमाग में 8 के 8 केसेस याद रहने चाहिए, क्योंकि पेपर में वही आने वाले हैं और कुछ भगवान उठा के नहीं दे देगा, वो उसी किताब से वही 8 केसेस देगा। अगले केस में क्या है कि देखो, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 दे रखा है तो हाइट ऑफ इमेज छोटी हो जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से।
हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे समझ में आता है कि भैया हाइट ऑफ इमेज जो है अगर ये है कितनी 25 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थोड़ी बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है ये होगी 45 सेंटीमीटर। नंबर से दिमाग में न डालें, नंबर सिर्फ एक रिलेटिव फैक्टर है जो मैं लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से नंबर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो केस है बियॉन्ड द सी या बिटवीन जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा जाएगा, तो इमेज जो है वो मेरी बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इस केस में ये चीज़ फॉलो होती है और मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 आता है। थर्डली जो केस बनेगा दैट वुड बी कि मेरा जो इमेज है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू मेरे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट आ गया ये मेरा फेवरेट नंबर 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो इसकी इमेज है यह आएगी 45 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट आगे आता जाता है, इमेज पीछे जाती जाती है। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इक्वल बनी, थोड़ा पीछे गया तो इमेज आगे आ गई, ऑब्जेक्ट आगे आ गया तो इमेज पीछे भाग गई। सेम लॉस फॉलो होते हैं, उल्टा सीधा एक बराबर। अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 दे रखा है तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगी। समझ में आ गए हों 3 केसेस, तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं तो मैग्नीफिकेशन वापस यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। मैग्नीफिकेशन में अब भी एक लास्ट पॉइंट है जो आपको बता सकता है। क्या बता सकता है? अगर मैग्नीफिकेशन के साइंस आपको मैग्नीट्यूड जो है नेगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो उनको देख के आप ये भी बता सकते हो कि कौन से टाइप का मिरर है, कौन से टाइप का मिरर है या कौन से टाइप की इमेजेस वहाँ फॉर्म्ड होने वाली हैं। ठीक है, तो पहले इमेजेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई इमेजेस कैसी बनती हैं। साइंस ऑफ मैग्नीट्यूड, इफ द साइंस ऑफ मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी नेगेटिव, अगर इसका मैग्निफिकेशन का साइन कुछ तो भी नेगेटिव आ जाता है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है मैग्नीट्यूड की, तो नेगेटिव x ले लेते हैं यहाँ पे, देन द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड कैसे होती है भाई? इमेज बना के दिखा दो, बच्चों को विश्वास नहीं होता, मॉडर्न है। ठीक है, तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, रेज जाएंगी, रे डायग्राम वापस 2 रे के बीच में बनेगा। इमेज जो बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी बन रही है। इस केस को अगर न्यूमेरिकल से नंबर वैल्यूज से सॉल्व करोगे तो यहाँ अपने को पता चल जाएगा कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, या रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आने वाली है। अगर ऐसा ही मैं कहूँ कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाती है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो आती है स्मॉल m की वो आ जाती है पॉजिटिव x। तो जो इमेज होगी नेचर का, इमेज बनेगी उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे बनेगी भाई ये भी बताओ? फोकस और पोल पे रखा, ये तो स्पेशल केस है सर, चमकना चाहिए मेरे दिमाग में, तीसरी बार आ रहा है इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वापस गया, पीछे वर्चुअली एक्सटेंड कर देंगे, इसमें फोकस पे जाएगा, पैरेलल जाएगा तो फोकस पे जाएगा, वर्चुअली एक्सटेंड कर देंगे। पहले रोबोट रख के दिखाया था, अब कैंडल रख के दिखा रहा हूँ, तीसरी बार आ रहा है, बार बार सिखा रहा हूँ। यही 8 केसेस आने वाले हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। अब जैसे मैंने कहा था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर भी कर सकते हो, मिरर कौन से हैं कैसे हैं चीज़ों को देख के अपन समझ सकते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक रहेगा, इसको जान लेते हैं और दी एंड करते हैं फिर इस लेक्चर को। By observing the image formed by a mirror from different positions of object, its nature can be defined। कि भाई अलग अलग ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बना रहा है उसको देख के भी आप मिरर को बता सकते हो। If the image formed by the mirror is as of the same size as that of object for the different positions of the object, अगर इमेज जो है वो हमेशा सेम साइज की आ रही है ऑब्जेक्ट के बराबर और कहीं पे भी रख दो, तो क्या प्लेन मिरर है? क्योंकि मैं जितना दूर जाऊंगा उतनी ही मेरी इमेज बनेगी, जितना मैं पास आऊँगा जितना बड़ा होता जाऊंगा उतनी बड़ी मेरी इमेज बनेगी। हर पोजीशन के लिए उतनी इमेज बन रही है जितना ऑब्जेक्ट है, तो ये बनेगा मेरा प्लेन मिरर। दिमाग में फीड कर लो, काम आने वाली है। नेक्स्ट जो है, इफ द इमेज फाउंड बाय द मिरर इज डिमिनिश्ड फॉर ऑल द पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट देन इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के कितने केसेस पढ़े? 2। दोनों केसेस में हमने जाना क्या कि भैया कहीं पे भी इमेज रख दो इन्फिनिटी पे या एक नोन डिस्टेंस एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, मेरे दोनों के दोनों केसेस के अंदर मेरी जो इमेज बनने वाली है वो बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। अगर डिमिनिश्ड आ रही है सारे के सारे केसेस में जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट रख दो तो वो बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। क्या बनेगा?
और अगर मैं कहूँ कि भैया कॉनकेव मिरर के साथ भी ऐसा होता है, इफ़ द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इज लॉन्गर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है और लॉन्गर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है। ये देखो दो केसेस आ गए, वन पॉइंट ये ध्यान रखें, सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखें कि बिहाइंड द मिरर स्पेशल केस, और बड़ी बन रही है, छोटी बनती है तो कॉन्वेक्स, बड़ी बन रही है तो वो कॉनकेव मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। लास्ट पॉइंट, फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। अभी तक मीडियम एक ही चल रहा था बच्चों, क्योंकि रिफ्लेक्शन नाम की चीज चल रही थी। अगला जो टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन के बाद आने वाला है दैट इज रिफ्रैक्शन। वहां दो मीडियम्स की बात करेंगे। हर चीज दो दो क्यों हो रही है सर? पहले दो मिरर थे, स्फेरिकल में दो हो गए, दो मिरर्स हो गए कॉनकेव कॉन्वेक्स, उसके अंदर भी आपने दो दो फोकल चीज़ें बता दी, दो दो तीन तीन नाम बता दिए हैं। अब अलग दो मीडियम भी बता रहे हो, रिफ्लेक्शन भी हो गया, वो रिफ्रैक्शन भी हो गया, ये भी दो हो गए। सब कुछ दो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके रिलेटिव टॉपिक्स में आने वाला है, आपको हेल्प करने वाला है। दैट्स ओके, कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ ईजी है, प्रॉपरली नोट्स बनाओ। और यहाँ पे लास्ट टॉपिक वापस, स्फेरिकल मिरर का जो होता है फोकल लेंथ वो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, फोकल लेंथ हमेशा स्फेरिकल मिरर की आप किसी भी मीडियम में रख दें तो वो इंडिपेंडेंट होगी उसके, चाहे वो अलग अलग मीडियम से क्यों ना हो। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। सारे के सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है, दैट इज रिफ्रैक्शन। मीडियम्स चेंज होंगे, चीज़ें बदलेंगी, वो नेक्स्ट लेक्चर और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपको डाउट्स हैं, वो कमेंट सेक्शन को भर डालो पूरा का पूरा, और मैं आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई दूंगा। एंड इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको मोशन लर्निंग ऐप पे मिल जाएंगे। होमवर्क जल्दी आपको वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ सैटरडे को हमारी मेंटी क्विज है, उसके लिए भी लाइव रहे। थैंक यू।